तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है अंडर आर्टिकल 76। अब अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये होता है इंडिया का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। तो आप समझ ही सकते हैं लीगल फील्ड में ये बहुत एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं, जहाँ पर सोचिए कि एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा अटॉर्नी जनरल। आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जो लीगल फील्ड में हो। अब ये बहुत लुक्रेटिव पोस्ट होता है अटॉर्नी जनरल, क्योंकि इंडिया का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है। तो सोचिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया। अब गवर्नमेंट इससे फिल्टर आउट कैसे चूज़ करेगी अब अपना कैंडिडेट। अब ये क्वालिफ़िकेशन लगाती है। अब जो क्वालिफ़िकेशन है अटॉर्नी जनरल के लिए, वो आर्टिकल 76 में ही मेंशन है। मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। अब क्वालिफ़िकेशन क्या है? द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्या कोई एज लिमिट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आंसर है नहीं है। अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फिल करना पड़ता है? या तो 5 साल तक कोई भी हाई कोर्ट का, एक हाई कोर्ट या मल्टीपल हाई कोर्ट का 5 साल तक कोई जज हो, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट हो कोई पर्सन, तो भी वो क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। या कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट क्या होता है कि जो लीगल मैटर्स पे एक्सपर्ट है, यही होता है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया। अब एप्लीकेशन ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज़ करेगा कौन हो सकता है अटॉर्नी जनरल, और फिर ये नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा, और प्रेसिडेंट फाइनली अपॉइंट करेगा अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल तो अपॉइंट हो गया। अब इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है? अब इसका जनरली कुछ जनरल फंक्शन है जो कि आर्टिकल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 हम लोग जब देखेंगे तो उसका दूसरा आर्टिकल है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स and to perform such other duties of a legal character as may from time to time referred or assigned to him by President, and to discharge functions conferred on him by or under this constitution or any other law for the time being in force। तो ये ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है, अटॉर्नी जनरल का जनरली 3 फंक्शन है। एक तो लीगल मैटर्स पे एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना। दूसरा है कि परफॉर्म लीगल ड्यूटी, जो कि प्रेसिडेंट उसको असाइन करेंगे। और तीसरा है लीगल फंक्शन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और थ्रू लॉ उसको मिला है। ठीक है, तो इसमें से एक फंक्शन जैसे ये है कि रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस कोर्ट्स। तो कोर्ट का जो भी केस होता है उसमें अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब ये तो हो गया जनरल फंक्शन। अब आर्टिकल 76 क्लॉज 3 में ही एक स्पेशल फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट। तो अटॉर्नी जनरल जो है, या ये कोई भी इंडिया के कोई भी कोर्ट में इसके पास राइट टू ऑडियंस है। अब 2 स्पेशल फंक्शन अटॉर्नी जनरल के पास है, जो एक दिया हुआ है आर्टिकल 88 में, जो जिसका टाइटल है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट टू हाउसेस। Every minister and the Attorney General in India shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either house, any joint sitting, and any committee of parliament which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote। तो इसका सिंपल मीनिंग है, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों के पास ही पार्लियामेंट के कोई भी हाउस में बोलने, स्पीक और टेक पार्ट, या तो बोलने या फिर पार्ट लेने का राइट है। ठीक है, बट अगर वो उस हाउस का या फिर कमेटी का मेंबर नहीं है, जैसे कि कोई भी लोकसभा का एमपी राज्यसभा में पार्ट ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, वैसे अटॉर्नी जनरल भी कोई भी हाउस में जॉइंट सिटिंग में या फिर कोई भी कमेटी में पार्ट ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये उसका एक पावर है। और दूसरा एक पावर है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
एक्ट 1971 सेक्शन 15 में दिया हुआ है कि अगर कोई भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो पहले आपको अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेना होगा। तो सोचिए कि कोई भी जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई फेक एलिगेशन लगाया जो कि एकदम वाहियात है, तो आप तो उस जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले एक चेक है कि आपको अटॉर्नी जनरल का परमिशन लेना होगा। ये बेसिकली एक चेक है, क्योंकि नहीं तो कोई भी फ्रिवुलस कंप्लेन लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसको रोकने के लिए बेसिकली किया गया, ठीक है। तो अब हम लोग ने फंक्शन देख लिया है अटॉर्नी जनरल का। अब सोचिए, अब ये जो है कि मतलब इतना सारा फंक्शन है और जो अटॉर्नी जनरल है उसका कोई एज लिमिट नहीं है। करंट हमारे पास जो अटॉर्नी जनरल है उसका एज 73 है, ओल्ड मैन है, तो सब कुछ तो कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली इनको कुछ हेल्पर्स चाहिए। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि मुझे कुछ सॉलिसिटर जनरल चाहिए एक, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। अब जो लीगल ड्यूटी था अटॉर्नी जनरल का, जो लीगल मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वो अटॉर्नी जनरल तो करते नहीं हैं, तो जनरली सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ही करते हैं। तो हमने देख लिया सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट कैसे होता है। अब देखेंगे मतलब और बेसिकली इसका कौन से आर्टिकल के थ्रू ये अपॉइंट होता है। तो बेसिकली ये तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो इसका कोई आर्टिकल नंबर भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दिनों के लिए ये अपॉइंट होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका मेंशन नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसलिए लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विस 1972 में इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स दिया हुआ है। कोई भी लीगल ऑफिसर का ड्यूरेशन 3 इयर्स दिया हुआ है, ओके, ऑफिस का ड्यूरेशन। अब देखिए, ये सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये तो सब लीगल प्रैक्टिसनर है, तो क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं, बट उसका अपोनेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने ऑलरेडी 2 निमोनिक अपलोड किया है, एक कैबिनेट कमेटी के बारे में जो कि CAI को सेल पापा है, आप लोग जाके डिटेल देख सकते हैं इसका भी, और दूसरा है आर्टिकल 19 से 22, हर एक आर्टिकल हम लोग कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में, जिसका निमोनिक था फायर कंट्रोल ऑर्डर अगेंस्ट लेड। तो प्लीज़ ये 2 वीडियो भी जाके देखें। थैंक यू।